Hello everyone. Hello. Welcome to our class wherein we are going to do the news and editorial analysis. So welcome to our class where I, Khushbu, is going to take the class and explain you सारा का सारा important articles and the editorials related to the UPSC exam. Obviously, let's get started. So this is being presented by me, Khushbu. So before proceeding ahead, first of all, I would like to tell you, I would like to share the table of contents first, and those are court's order and the ASI survey are flawed. अब ये क्या है, किस चीज के बारे में बता रहा है कि जो कोर्ट की ऑर्डर आ रही है और ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये जो सर्वे कर रहे हैं ये दीज आर फ्लॉड. तो ये किस बेसिस पे कह रहे हैं, तो हम इसके बारे में जानेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑनवर्ड एंड सनवर्ड. तो सन है तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि किसके बारे में है ये. ठीक है, तो आदित्य 11 हम ये पढ़ेंगे. सो दीज आर एडिटोरियल्स, ज्यादातर जो है वो हमारे एडिटोरियल्स हैं. एंड उसके बाद हमारे ये आ जाते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, तो मैंने ये सभी के सभी ले लिए. ठीक है, फिर आता है मेजरिंग द हंगर इंडेक्स, मेजरिंग हंगर अक्रॉस स्टेट्स. तो अभी हाल फिलहाल में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं ना इसको, हंगर, पॉवर्टी यानी इन सारी चीज़ों को लेकर के. तो ये है, इसके बारे में भी जानेंगे. व्हाट आर थिंग्स, व्हाट ऑल थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड हियर, वो पढ़ेंगे. देन आता है ये पोल्यूशन से रिलेटेड. ठीक है, तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इंडिया की वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रीजन है. तो ये भी एक एडिटोरियल का पोर्शन में ही आया हुआ है. सो क्या एंड ऑल, वाई, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे. फिर आता है आरटीआई एक्ट. आरटीआई एक्ट को लेकर के क्या स्टेटस है ये हम जानेंगे. बहुत ही अच्छे तरीके से ये आई हुई है आर्टिकल. ये हमारा टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का पार्ट है, ये भी हमारा टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का पार्ट है. व्हाट इज द डिबेट अराउंड वन नेशन वन इलेक्शन. तो क्या डिबेट है भाई वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के. अगर एक ही देश है तो एक ही इलेक्शन क्यों ना हो, और हो तो क्यों हो और क्यों नहीं हो, ये सारी चीजें जानना हमारे लिए जरूरी है. तो दिस इज देयर, राइट. चलिए सो स्टार्ट करते हैं. बट आपके लिए अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड ये क्या है, तथास्तु पे दीज आर द कोर्सेज व्हिच आर गोइंग ऑन. ये अभी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है हमारा खुद का लॉन्च व्हीकल जो कि प्रीलिम से रिलेटेड है. ठीक है, अब इनसे रिलेटेड इन सारे कोर्सेज, इनमें से किसी भी कोर्सेज से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप तथास्तु ICS.com ये जो वेबसाइट है आप इस पे जाकर के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. या फिर आपको लगता है कि यहाँ से भी भाई बहुत कुछ क्वेरीज मेरे को अभी भी हैं, तो यू कैन सिंपली कॉल ऑन दीज नंबर्स, या फिर जो है आप ऑफिस भी हमारे विजिट कर सकते हो. ओके, चल सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक. एंड हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इट इज रिलेटेड टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप. बेसिकली इससे रिलेटेड है कोर्ट्स ऑर्डर एंड द ASI सर्वे आर फ्लॉड. देखिए इसमें जो चीज इसमें ना बहुत सारी चीजें मेंशन करी गई हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सा आर्टिकल है. इसमें बहुत सारे आपको चीजें पता चलेंगी जो कि सुप्रीम कोर्ट कर रही है, सरकार कर रही है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और चीजें लिखी हुई हैं. ठीक है, उसी से रिलेटेड है. खैर, तो यहाँ पर क्या है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप से रिलेटेड है. प्लेसेस ऑफ वर्शिप से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं कि 1947 तक जो है वो जस का तस रहेगा, उसमें किसी तरह कोई चेंजेस नहीं आएंगे. बट अब एज ऑफ नाउ यू कैन से कि मंदिर बने, एंड अभी जो है सर्वे चल रहा है कहाँ पे, ज्ञानवापी मॉस्क में. तो वही पॉइंट, उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के और हमारे क्या रूल्स रेगुलेशंस, वो बहुत सारी चीज़ें वही इसमें मेंशन करे हुए हैं बहुत. ठीक है, तो पहला क्या आ रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट. तो ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट है इसमें क्या पॉइंट्स हैं. तो ये जो एक्ट है ये एक्चुअली एम्फसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ गार्डिंग. किस चीज को सेफ गार्ड करने के लिए, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप. ठीक है, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप को ये यहाँ पर सेफगार्ड करने के लिए बात, मतलब इसका ये काम है कि हम इस चीज को प्रोटेक्ट करेंगे इस एक्ट का. ये एक्ट कब आई थी, 1991 में इसको पास किया गया था 1991 में. और उस टाइम कौन, किसकी गवर्नमेंट थी, PV नरसिम्हा राव, इनकी गवर्नमेंट थी उस टाइम में.
इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? तो सबसे पहला तो इसका ऑब्जेक्टिव है मेंटेन करना। क्या मेंटेन करना? जो भी रिलीजियस प्लेसेस है, जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उसके रिलीजियस कैरेक्टर को मेंटेन रखना। जो भी है वो कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हो सकता है, वो चर्च हो सकता है, मॉस्क हो सकती है, मंदिर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, गुरुद्वारा एंड ऑल। तो इन सभी का यहाँ पर जो है उन सभी को जस के तस मेंटेन करके रखने का मतलब कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उसके जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसको मेंटेन करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उसके कन्वर्जन को प्रिवेंट करना, उसको प्रिवेंट करना कि उसको किसी और तरीके से इस्तेमाल ना हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि उइगुर जो मुस्लिम्स हैं देयर इन चाइना, तो उनके मॉस्क के साथ क्या किया जा रहा है वहां पर, ये एक्चुअली हो रही है कि जैसे मतलब जो मॉस्क है उनको वो किसी और तरीके में चेंज कर दे रहे हैं, उसको कोई मॉन्यूमेंट मतलब कुछ भी विजिटिंग प्लेसेस टूरिस्ट अट्रैक्शन टाइप समथिंग दे आर मेकिंग, बट दे आर नॉट अलाउइंग देम टू वर्शिप ओवर देयर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप को, तो वहां पे इस चीज को प्रिवेंट करना कि ऐसा कुछ ना हो। फिर आता है जो भी कम्युनल टेंशंस है वो ना हो, अगर है तो उसको मिटिगेट करना। इस टाइप के जो इसके की फीचर्स है इस एक्ट के, ठीक है, इसके की फीचर्स है। अब इसमें क्या मेजर प्रोविजंस दिए हुए हैं, तो कुछ सेक्शंस है वो हम पढ़ लेते हैं। तो इस एक्ट में है 3 सेक्शंस, सेक्शन 3, सेक्शन 4 क्लॉज 1 एंड सेक्शन 4 क्लॉज 2। सेक्शन 3, it prohibits the conversion of places of worship of one religious denomination into the places of worship of another religion or even a different segment of the same denomination। तो जो भी सेक्शन 3 जो है ये कहता है कि अगर कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप है, उस एक रिलीजन का प्लेस ऑफ वर्शिप है, उसको दूसरे रिलीजन के प्लेस ऑफ वर्शिप में चेंज नहीं करना है, उसको चेंज नहीं करना है, उस चीज को प्रिवेंट करना। इट एक्चुअली प्रोहिबिट्स दिस थिंग। उसका जो नेचर है वो जैसा है वैसा ही रहना है, उसमें आप रेनोवेशन जैसा ही वैसे रहने का, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि उसमें रेनोवेशन वो सारी चीजें हो सकती हैं, मतलब उसका जो उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो मतलब जिस चीज के लिए है वो चीज उसका वो मतलब नहीं बदलना चाहिए, यहाँ पे ये कहना है। सेक्शन 4 क्लॉज 1 सेक्शन 4 क्लॉज 1, इसमें क्या दिया हुआ है? इट एक्चुअली इंश्योर्स द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप। उसका जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो वैसा ही रहे जैसा कि 1947 में था, अगस्त 15 1947 में था, वैसे का वैसा ही रहे। सॉरी, तो इसमें किस तरह कोई चेंजेस जो है वो नहीं होना चाहिए। सेक्शन 4 क्लॉज 2, इसमें क्या है? It specifies that any ongoing legal proceedings related to the conversion of religious character of a place of worship as of August 1947 shall be terminated। तो ये यहाँ पर जो है एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप है, क्योंकि इसमें ये चीज दिया हुआ है और बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं कि 1947 में अगस्त 15 1947 में जो पोजीशन थी उसमें अगर उस चीज को लेकर के कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है कि भाई 1947 कि भाई अगस्त 15 1947 के टाइम पीरियड में जो सपोज कि एक मंदिर है, ठीक है, अब वो मंदिर जो है अब कन्वर्ट करने की बात हो रही है कि भैया इसको हटाओ, इसको किसी और जो है रिलीजियस प्लेस में चेंज करो, और उस चीज को लेकर किस तरह कोई लीगल प्रोसीडिंग अगर चल रही है तो उसको क्या कर देना है? टर्मिनेट करना है, शैल बी टर्मिनेटेड एंड नो न्यू लीगल एक्शंस कैन बी इनिशिएटेड। कोई भी जो नया लीगल एक्शन को इनिशिएट नहीं करना है इस चीज को लेकर के कि इस टाइप की कन्वर्जन्स नहीं होना है। ओके तो ये थे हमारे तीनों के तीनों सेक्शंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी चीज को लेकर के जो यहाँ पर बात हो रही है। अब एग्जेम्पशन, अगर हम इन सभी चीजों को देखो तो यहाँ पर इन्होंने एग्जेम्पशन दिया हुआ है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर जो है राम जन्मभूमि बनी, ठीक है, एंड इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड,
ठीक है, तो ये चीज जो है यहाँ पर एक एग्जेम्पशन देखने के लिए हमें मिल रहा है। पेनाल्टीज सेक्शन 6, इसी एक्ट के सेक्शन 6 में दिया हुआ है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम पेनाल्टी लगेगी वो 3 साल का आपको जेल दिया जा सकता है, आपको जेल में डाला सकता है, एंड इसके अलावा जो है फाइन भी आपको देने पड़ सकते हैं अगर आप इसके जो प्रोविजंस हैं उसको आप वायलेट करो तो। दिस कैन हैपन। ओके, तो सेक्शन 6 में इसके जो रूल्स को के अगेंस्ट अगर जाएंगे तो वहां पे पेनाल्टीज एंड 3 साल तक की जेल जो है वो भी मेंशन करी गई है। अब एग्जेम्पशंस की यहाँ पर जो पॉइंट है, कुछ कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, और वैसी बात है कि आप लोगों ने देखा ना कि एक्सेप्शंस रहता है केमिस्ट्री में भी। तो जो कुछ एग्जेम्पशंस है इस एक्ट के अंदर, उसमें से एक बहुत ही फेमस राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस है, ये वाला केस। उसके इसमें क्या है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, देखिए जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है has been classified as the ancient and historical monuments or the archaeological sites। जो भी places of worship है ज्यादातर वो बहुत पुरानी है ना, जो नई टेम्पल्स की नहीं, यहाँ पे पुरानी की बात कर रहे हैं। तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है दोज आर एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो, और इसके साथ साथ या वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, या तो हिस्टोरिकल मोमेंट्स है या फिर मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो सकती हैं, और कवर्ड बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 इनके अंतर्गत आ सकती हैं। जैसे बहुत सारी टेम्पल्स हैं जो कि एंशिएंट टाइम पीरियड की हैं, थाउजेंड्स एडी में, 1000 फर्स्ट सेंचुरी में, सेकेंड सेंचुरी में, थर्ड सेंचुरी में इस तरीके से बनी थी। right? Disputes, the disputes are settled by involved parties। अगर किसी में डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट में जो भी पार्टीज होती हैं उनको लेकर के आगे बढ़ना है, राइट? तो यहां पर सेटल डाउन करने की बात होती है, या फिर कन्वर्जन्स दैट अकर थ्रू द एक्विजेंस बिफोर द एक्ट केम इनटू इफेक्ट। अब ये एक्ट आया, उसके आने से पहले अगर किसी तरह कोई कन्वर्जन हुआ है तो वहां पे अप्लाई होने का जो है वो टेंशन है, बिकॉज यहाँ पे पीछे जाकर के बात होने वाली चीज नहीं है। ओके, तो राम जन्मभूमि जो है यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन वाला केस हो गया इसी वजह से। ओके, केसेस दैट हैव ऑलरेडी बीन कंक्लूसिव, सेटल्ड और डिस्पोज्ड, वहां पर ये जो एक्ट है वो अप्लाई नहीं होगा, जो कि ये एक्ट आने से पहले से ही चल रही थी केसेस। ठीक है, या फिर इनसे पहले ही अगर उसमें किसी तरह कोई जो है जो भी स्टेटमेंट आना था वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है, तो फिर वहां पे ये चीज अप्लाई नहीं होगी। यही कारण है जिसकी वजह से राम जन्मभूमि जो है वो यहाँ पर एक्सेप्शन है। और अभी ये फिर से ये लाइमलाइट में क्यों आई है? ये लाइमलाइट में आई है ज्ञानव्यापी मॉस्क को लेकर के। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट राम जन्मभूमि केस ओवर हियर। अब यहाँ पे जो है इंटरप्रिटेशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की जो बात थी उसको इंटरप्रिटेट करते हैं। ठीक है, जो ये लैंडमार्क जजमेंट था ये 2019 में आई थी, नवंबर 9, 2019 को आई थी। A constitution bench of the Supreme Court, they sat down and they provided a binding interpretation of places of worship Special Provisions Act 1991 in the context of the Ram Janmabhoomi case over here। तो इन्होंने जो है एक बाइंडिंग इंटरप्रिटेशन दिया, जो कि बोला कि भैया ऐसा जो है वो आपको करना पड़ेगा। अब ये डेक्लेरेशन क्या दिया यहाँ पे इन्होंने, अब जब देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट होता है, तो यहाँ पे जो इसका इंटरप्रिटेशन रहेगा एक्ट का, दैट इज द फाइनल। ओके, दैट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड ओवर हियर, क्योंकि उनके इंटरप्रिटेशन के ऊपर ही हमारी चीजें जो आगे बढ़ती है। जैसे कि आर्टिकल 21, ठीक है, राइट टू लाइफ,
अब आर्टिकल 21 में प्रिवेसी है और बहुत सारी चीजें जो है, ये बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हुई हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो इंटरप्रेट करते हैं भैया इसमें ये भी चीजें इंक्लूडेड है, इसमें ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, राइट? तो दैट बिकम्स द लॉ ऑफ लैंड। एंड जो भी इनका इंटरप्रिटेशन होता है वो इंडिया के सारे कोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है एज पर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, इनका जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन होता है लॉ का, किसी भी एक्ट का, दैट बिकम्स द लॉ ऑफ लैंड, एंड ये बाइंडिंग होती है, सारे कोर्ट्स को इस चीज को फॉलो करना होता है, एंड ये किसके बिना पर है? आर्टिकल 141 के बेसिस पे। ओके तो इसका मतलब ये है, इस पर्टिकुलर ये जो दो लाइंस हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कोर्ट्स हैं जिसमें कि एक सुप्रीम कोर्ट भी इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग दी हाईएस्ट कोर्ट, इन डिसीजन, इन इंटरप्रिटेशंस को जो है वो आगे अपने आने वाली जो भी केसेस होंगे उसके उन केसेस के ऊपर जो है उन इंटरप्रिटेशंस को ये फॉलो करेगी। ओके, एडहेरिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड स्टेयर डिसीजन डिसाइसिस। ओके सो दिस इज द वन। अब आती है रैशनल फॉर लीगल क्लैरिटी। अब ये जो लीगल क्लैरिटी है, इट इज वेरी मच क्रूशियल in order to ensure that the laws governing citizens are fixed, definite and well understood। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है? देखो, अगर लॉ में हर चीज को डिफाइन किया जाता है, लॉ मीन्स व्हाट, राइट? अगर लॉ आता है तो उसका भी डेफिनेशन रहेगा। पुअर है या फिर कोई क्राइम है, कोई पर्टिकुलर क्राइम है, तो उसमें भी क्राइम का डेफिनेशन रहेगा। ठीक है, ये चीज है। जैसे कि अभी हमने बहुत टाइम पहले एक वर्ड पढ़ा था, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड राइट नाउ, बट उसमें ये कंट्रोवर्सी आ रही थी दैट कि इफ समवन इज फोर्सिंग हिमसेल्फ ऑनवर्ड टू सम ऑन अ गर्ल हु इज डेड, is getting involved, sexually involved with the girl who is dead, will it be considered as rape? तो इसका डेफिनेशन हमारे लॉ में है ही नहीं। तो इस चीज को लेकर के तो इसलिए डेफिनेशन बहुत मैटर करती है यहाँ पे। तो इसलिए जो क्लैरिटी है that actually matters a lot, and ये डेफिनेशन को ही लेकर के कितनी केसेस में जो है हेरा फेरी, मतलब गड़बड़ हो जाती है, केस जीत जाता है आदमी सिर्फ डेफिनेशन को लेकर के, बिकॉज डिफाइन नहीं है वो चीज वहां पर। तो हाउ कैन यू से दैट दिस इज रेप और नॉट, राइट? सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ओवर हियर। नेक्स्ट कम्स द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस ऑफ द एक्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बेसिस है इस एक्ट को लेकर के, ठीक है? यहां पे क्या है? एक्ट, प्रीएम्बल ऑफ द एक्ट। एक्ट का जो प्रीएम्बल है, इट्स पर्पस, व्हाट इज द पर्पस? पर्पस इज टू प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उसको कन्वर्ट नहीं होने देना है, ये इसका काम है। ठीक है, इसके अलावा मेंटेन रिलीजियस कैरेक्टर, जो भी अगस्त 15, 1947 में जो जैसा था उसका वैसा का वैसा ही रिलीजियस कंटेक्स्ट जो है, उसका कैरेक्टर है, वो वैसा का वैसा ही बने रहना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना। और इन्होंने कट ऑफ डेट क्या निकाल दी है? अगस्त 15, 1947। ओके, तो ये इनका प्रीएम्बल है, इट मींस दिस इज द एम, इनका इसी चीज पे फोकस है। नेक्स्ट आता है डुअल ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड बाय द कोर्ट। अब डुअल ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, राम जन्मभूमि जो केस थी, तो इसमें 5 जजेस जो थे उन्होंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया था। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोहिबिट द कन्वर्जन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये है। एंश्योरिंग दे रिमेन अनऑल्टर्ड, ऑल्टर नहीं करना है उसको, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है जिस पर्पस के लिए है जो है उसको वैसे ही रखना है। इसके अलावा मैंडेट द प्रेजर्वेशन ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑल्सो, द सेम थिंग, बस उसी चीज को जो मतलब इन्होंने डुअल कैरेक्टर बताया कि दो काम है इनके। दो काम क्या है इनके? एक तो प्रोहिबिट करना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप को कन्वर्ट नहीं करना है, और दूसरा इन्होंने बताया कि उसके जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसको प्रिजर्व करके रखना है। तो ये राम जन्मभूमि के केस में इस एक्ट का ये जो कैरेक्टर है वो निकाल के मतलब रखा गया था सामने। यस, दिस इज इट।
ओके, अब आता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप का भाई क्या मतलब होता है। हमने जस्ट अभी देखा ना यहाँ पे कि डेफिनेशन मैटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन दे रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप में क्या चीजों को यहाँ पे ये कवर करता है, टेम्पल्स प्लेस ऑफ वर्शिप है, रिलीजियस प्लेस है, मॉस्क्स, गुरुद्वारास, चर्चेस, मोनास्ट्रीज, या फिर कोई भी पब्लिक रिलीजियस वर्शिप साइट्स ऑफ एनी डिनोमिनेशन। आपका मतलब देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप क्या है, बाय डेफिनेशन दैट पर्टिकुलर प्लेस इज अ रिलीजियस प्लेस। वो क्या है, रिलीजियस प्लेस है, कि ये यहाँ पे किसी भी तरीके का सेक्युलरिज्म नहीं चलता है, क्योंकि दैट इज अ रिलीजियस प्लेस, दैट इज अ रिलीजियस प्लेस। तो रिलीजियस प्लेसेस कौन सी हो गई, टेम्पल्स, मॉस्क, गुरुद्वारास, चर्चेस, मोनास्ट्रीज, या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस, कोई भी रिलीजियस पब्लिक रिलीजियस वर्शिप साइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये जो एक्ट है इट एक्चुअली डिफाइंस द कन्वर्जन ऑल्सो, ठीक है, जो कि जिसमें कि क्या चीजें आती हैं कि किसी तरह कोई ऑल्टरेशन नहीं होनी है और ना ही उसमें किसी तरह की कोई चेंज होनी है, ना मंदिर मस्जिद बनेगी, ना मस्जिद चर्च बनेगा, ना चर्च किसी तरह की गुरुद्वारा बनेगी, और ना ही कोई और मोनास्ट्रीज बनेगी, कोई भी नहीं, ठीक है। इस टाइप की चीज जो है वो इसमें मेंशन करी हुई है। ओके, मैंने इतना डिटेल में और इस तरीके से बोल दिया है कि आप जो है आई डोंट थिंक सो कभी भूलेंगे इस पॉइंट को, कि प्रोविजंस क्या है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी करके रखी हुई है। अब आता है यहाँ पे ज्ञानवापी मॉस्क का केस। एएसआई सर्वे कंट्रोवर्सी है यहाँ पर, ठीक है। सर्वे जो कि कब स्टार्ट हुआ था, अगस्त 4 में जो है इस चीज को डिसीजन आया था कि सर्वे जो है एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पर कर सकती है, ठीक है। ये है ज्ञानवापी मॉस्क। यहाँ पे ज्ञानवापी मॉस्क में जो है ये पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि ये एंशिएंट बिल्डिंग दिख रही है और यहाँ पर जो है ये मॉस्क है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज का बेसिकली प्रूफ देखा जा रहा है दैट वेदर देयर वाज एनी काइंड ऑफ टेम्पल जिसको तोड़ के बनाया गया था या फिर उसके ऊपर बनाया गया है, क्या है, उसी चीज को करने के लिए सर्वे। अब इस सर्वे को लेकर के बहुत सारे लोगों ने जो है क्वेश्चन रेज किया है यहाँ पर, दैट व्हाई इट विल एक्चुअली डिस्टर्ब द अ काइंड ऑफ हार्मनी, जो एक सौहार्द से सारी चीजें चल रही हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रक्ट हो सकती हैं, तो इसलिए इस टाइप की चीजें ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट के रैशनल के ऊपर जो है मतलब यहाँ पे लोग जो है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि एएसआई का जो सर्वे है ये काफी अननेसेसरी है, क्योंकि इस एक्ट में लिखा हुआ है कि अगस्त 15 1947 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप जिस तरीके से थी वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप वैसे की वैसे ही रहनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट इट हैज बीन मेंशन्ड इन द एक्ट। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का काम जो है वो क्यों करने दे रहा है, ओके। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये लोग ये भी कह रहे हैं कि इसकी वजह से अ पेंडोरास ऑफ बॉक्स माइट गेट ओपन्ड, ये जो है वो ओपन हो सकती है और बहुत सारे जो लोग हैं और बहुत सारा मतलब हो सकता है कि किसी तरह कोई कम्युनल डिस्प्यूट जो है वो भी हो सके, कुछ भी हो सकता है, या फिर बहुत सारी और भी चीजें जो है हमको पता चल सकती हैं जो शायद हमको नहीं पता थी। तो वी डोंट नो व्हाट इज देयर इन दैट पर्टिकुलर बॉक्स, इन द पेंडोरास बॉक्स, मैं उस बॉक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अपील करी जा रही है कि पीस एंड टॉलरेंस जो है उस चीज को बनाए रखे, एंड इंडिया की जो हिस्ट्री है obviously and India's rich history which includes leaders like Akbar who respected the religious freedom and the bhakti movement which promoted religious tolerance and democratization, we are supposed to उस चीज़ों को हमको सामने लेके आना चाहिए एंड इस चीज़ को कहना चाहिए कि celebrate, we are supposed to celebrate these things. So this is what has been पॉइंटेड, एंड ये देख रहे हैं कि हम लोग जो है वो पीसफुल तरीके से सब लोग रहें और सारी चीजें अच्छे से रहें। सो वहां पे जो एक्ट है, एक्ट से रिलेटेड जितनी चीजें थी ऑल दोज थिंग्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट हमारा जो सेकंड एडिटोरियल है वो है ऑनवर्ड एंड सनवर्ड से रिलेटेड। सो बेसिकली ये किस चीज से रिलेटेड है, आदित्य L1 से, ठीक है। तो आदित्य L1 होता क्या है, आदित्य L1
है क्या, तो इट इज अ मिशन जो कि इसरो ने सन को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया है। तो आदित्य L1 ये नेम ही ऐसा क्यों है, तो देखिए आदित्य का मतलब ये संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है सन, एंड ये जो L1 है दिस इज लैग्रैंज पॉइंट 1। ओके, हमारे जो स्पेस है वहां पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं अर्थ एंड सन के बीच के आसपास, मतलब अर्थ सन मून के आसपास जो है। तो टोटल 5 लैग्रैंज पॉइंट्स जो है ये डिसाइड किए गए हैं एज ऑफ नाउ, एंड जिसमें कि कुछ स्टेबल है और कुछ अनस्टेबल है, राइट। तो जिसमें से कि एक लैग्रैंज पॉइंट 1 है जो एक ऐसा प्लेस है। सबसे पहले तो देखो कि लैग्रैंज पॉइंट होते क्या है। दिस इज सन, दिस इज द अर्थ, ठीक है। जो हैवी ऑब्जेक्ट्स है, और यू कैन से हेवनली ऑब्जेक्ट्स ओवर देयर इन द स्पेस, स्पेस में जो है जो जैसे कि प्लैनेट्स हो गया, सन हो गया, स्टार हो गया, हर किसी के अपने ग्रेविटेशनल पुल होता है, ठीक है। तो हर किसी का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, पुल होता है, राइट। तो लैग्रैंज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कि ये दोनों की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाती है, ठीक है। अगर इसमें से किसी का भी जो ग्रेविटेशनल पुल है, गुरुत्वाकर्षण है, वो अगर ज्यादा या कम हुआ तो यहाँ पर इस लैग्रैंज पॉइंट जो है उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आदित्य L1 जो है वो इसी लैग्रैंज पॉइंट पे जा रहा है जिसका नाम जो है L1 है। नहीं तो आदित्य मिशन का पहले नाम आदित्य 1 था, ना कि आदित्य L1 था। ओके, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड द नेम। तो रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है। अभी रिसेंटली हमारा इसरो ने चंद्रयान पे जो भेजे थे अपना मिशन, तो सक्सेसफुल हो गया, एंड अभी इट हैज बीन पार्क्ड फॉर अ 2 वीक लूनर नाइट हो गया है वहां पे। दोनों आराम से पार्क कर गए, अब स्लीप मोड में आ गए हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली ये भी न्यूज में अभी फोटोज सर्कुलेट हो रही हैं कि जो लैंडर है उसने अपने आप को लॉन्च किया ऑन कमांड, एंड कुछ सेंटीमीटर्स जा करके उसने फिर से सॉफ्ट लैंडिंग कर दी। तो दिस इज समथिंग विच इज रियली वेरी गुड। वी कैन अपना प्ले पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं इन फ्यूचर। इस टाइप के जो लैंडर्स हैं एंड रोवर्स, तो फिर पोजीशन चेंज करके वो अलग अलग जगह के हॉप करके दे कैन dig in, they can find a lot many things and all, they can do all these kind of things। तो इस वजह से ये एक बहुत ही अच्छा अब सोचिए कि यहाँ पे रोबोट रहता है तो उससे काम कराना इतना मुश्किल हो जाता है। हम मून पे जो है एक तरीके से कंप्यूटराइज ही तो सारी चीज है ही है, कंप्यूटराइज चीजें हम उनको ऑर्डर दे रहे हैं एंड दे आर डूइंग दैट। सो इंडिया की एक अच्छी खासी इमेज बन रही है इन द स्पेस इंडस्ट्री, यू कैन से स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया कैन बिकम अ लीडर इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आदित्य L1 सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल, आदित्य L1 भी सक्सेसफुल हो जाएगा, और भी आने वाले जो मिशंस हैं वो बैक टू बैक सक्सेसफुल होंगे, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू वी आर गोइंग टू बी अ ग्लोबल लीडर इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो इंडिया जो बहुत पीछे था वो बहुत आगे पहुंच गया है, बहुत आगे पहुंच गया है, एंड वी कैन डू दिस इन अ मच बेटर वे। अभी हम और भी ज्यादा आगे और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आदित्य L1 जो है उसका काम क्या है, व्हाट इट विल बी डूइंग। सो इसका काम ये है कि ये एक तरीके से ऑब्जर्वेशन करेगा जो भी इसको मिलेंगे, एंड वो सारा डेटा जो है इट विल बी ट्रांसफरिंग, एंड उसके अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट है अपना जो भी उनको स्टडी जो भी करनी थी दे विल बी डूइंग दैट, एंड फाइनल चीज जो है वो सामने रखेंगे। तो इसका मेन फोकस क्या है, क्या स्टडी करने का, तो यहाँ पर जो है सोलर विंड को इट विल बी स्टडिंग। तो सोलर विंड्स जो है वो एक्चुअली स्पेस का जो वेदर है उसको काफी ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। जो स्पेस क्राफ्ट के जो कंपोनेंट्स होते हैं सन से, जो ये जो सोलर विंड्स होते हैं सन से आए हुए, ठीक है। तो अब ये जो भी सैटेलाइट्स है सपोज इन द स्पेस, तो उनके कंपोनेंट्स को इम्पैक्ट करता है। तो सोलर विंड्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे दैट हाउ वी कैन एक्चुअली प्रिवेंट दिस थिंग। ओके, सो दे विल बी स्टडिंग दिस। सो सोलर विंड को जो है अंडरस्टैंड करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसका टेम्परेचर क्या है, इस टाइप की चीजों को समझना। फिर आता है सोलर एटमॉस्फेयर, उसके डायनामिक्स को समझने के लिए डेटा कलेक्ट करेगा एंड इट विल बी सेंडिंग अस। अब आता है इसके अलावा कोरोनल हीटिंग। ये जो सन का सरफेस है कोरोनल,
ठीक है। तो जो सन का सरफेस है दैट इज वे मच ज्यादा हीटेड है, वो ज्यादा गर्म है एज कंपेयर टू द सरफेस ऑफ द सन। तो हमको ये जानना है कि ऐसा क्यों है, क्या रीजंस है, और भी डिटेल में हमको चीजें जाननी है। तो उस चीज को हमको स्टडी करने के लिए डेटा इट विल बी सेंडिंग, एंड सोलर विंड तो ऑब्वियस सी बात है। ये अपना पाथ किस तरीके से फॉलो कर रहा है, जस्ट लाइक दैट ऑफ चंद्रयान ओनली। चंद्रयान में कैसा था, ये अर्थ है, अर्थ के पूरा राउंड 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 घूमते हुए जो है फिर जाकर के आदित्य L1, यू हियर यू कैन सी, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर्स की इनका डिस्टेंस है, मतलब ये टोटल डिस्टेंस है अर्थ से मून की तरफ जाने में 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। तो यहाँ पर ये जो है जाएगा वहां पे ऑर्बिट करेगा, ठीक है, इट विल बी स्टेइंग देयर। तो अब हम लोग ये इस टाइप का अप्रोच क्यों अपनाते हैं जहां पर कि वो डायरेक्टली ना जा करके उस पॉइंट पे अर्थ के पूरे चक्कर लगा के जा रहा है। तो दिस इज व्हाई इट एक्चुअली हैपेंस। ये इसलिए होती है क्योंकि आप कम बजट में काम कर रहे हो एंड वी कैन नॉट अफोर्ड कि जो जैसे लूना 25 एकदम से लॉन्च करके उसको मून पे डायरेक्टली भेजने वाला काम हमारे पास अभी नहीं कर सकते हैं, एंड बजट एक रीजन हो जाती है। दूसरी रीजन ये है कि ये स्लोली स्लोली जो इसका ग्रेविटेशनल पुल है, उससे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे बाहर जाता है धीरे धीरे करके। ओके तो इससे हमारा जो बजट भी बैलेंस हो गया, हमारा जो मिशन है वो भी काम कर गया। ओके सो दिस इज द रीजन व्हाई वी डू दिस थिंग। तो हीटिंग प्रॉब्लम जो है यहाँ पे कोरोनल के इधर, तो दैट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग। सो दीज आर द थिंग्स। तो यहाँ पर आदित्य L1 को जिस तरीके से लॉन्च करना, इंटर प्लानेटरी मिशंस करना, हमारा जो है बहुत सारे जो हम कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो अभी हम करने में सक्षम रह सकते हैं। दिस इज व्हाट द आदित्य L1 एंड चंद्रयान मिशन एक्चुअली टेल्स अस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजरिंग हंगर अक्रॉस स्टेट्स, स्टेट से रिलेटेड हंगर का। ठीक है, यहाँ पे जो है डिफरेंट बेसिकली इंडेक्स के थ्रू, डेटा के थ्रू दे विल बी टेलिंग हियर, इट इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू कि किस तरीके से जो चीजें हैं किस सिचुएशन में है हम हंगर को लेकर के। ठीक है, पर्सिस्टेंट फूड इनसिक्योरिटी, तो इंडिया में जो है पर्सिस्टेंटली फूड इनसिक्योरिटी रह रही है। ठीक है, हम लोग जो है मेजर फूड प्रोड्यूसर है। ठीक है, हमारे पास जो है फूड सिक्योरिटी, बहुत ही एक्सटेंसिव फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम भी है। हम मेजर फूड प्रोड्यूसर है, हमारे पास फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स भी बहुत ही अच्छे हैं, एंड द वर्ल्ड्स एंड वी आर द लार्जेस्ट, दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हम चलाते हैं। लेकिन इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी हम फूड इनसिक्योरिटी, मतलब ये जो फूड सिक्योरिटी का काम है वो नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज मतलब बहुत चिंताजनक वाली बात है ये, बहुत ज्यादा, कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग के हिसाब से देखें तो हम तो बहुत पीछे हो गए। हम 121 कंट्रीज में हम नाइजीरिया और पाकिस्तान से भी पीछे हैं। नाइजीरिया की 103 है, पाकिस्तान की 99 है, और हमारी जो है 107 है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स कितने की, 2022 की है ये इंडेक्स। इंडिया में 224.3 मिलियन लोग हैं जो कि अंडर नरिश्ड है। GHI के हिसाब से 224.3 मिलियन। दिस इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज से कि उतना ही खाना अपने थाली में लो जितना कि खा सकते हो, उतना ही खाना बनाओ जितना कि खा के खत्म हो जाए, वेस्ट मत करो, पानी भी वेस्ट मत करो। There was a story related to an African lady जो कि अपने बच्चों को 4-5 दिन से खाना नहीं खिला पा रही थी। बच्चे, इमेजिन, छोटे बच्चे, खाना नहीं दे पा रही थी। और बच्चों को वो बहलाने के लिए कि हाँ मैं खाना बना रही हूँ, वो आग जलाएंगी, उस पर एक बर्तन रख देंगी और उसमें पत्थर रख करके शी विल बी कुकिंग। बच्चे खाने का वेट करते करते सो जाएंगे, बट वो खाना कभी रेडी नहीं होता। खाना है ही नहीं तो रेडी कहाँ से होगा।
ये टाइप की चीजें मत होने दीजिए, खाना वेस्ट मत करिए। शादियों में तो हमारे देश में सबसे ज्यादा खाना वेस्ट होता है, बहुत ज्यादा फूड वेस्टेज होती है। ये जो शादियों में गेस्ट की लिस्ट है ना, 100 मैंडेटरी, सारे एकदम मैंडेटरी कर देनी चाहिए, एकदम चेक लगाना चाहिए कि 100 से ज्यादा नहीं, 100 भी बहुत ज्यादा है इंडिया में तो। खैर, शादियों में सबसे ज्यादा होता है वेस्ट, जो भी कोई पार्टी शार्टी हुई तो उसमें ऐसा ही रहेगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स डायमेंशंस। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतने सारे जो लोग हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, एंड ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये नेशनल लेवल पे, ये अंडर नरिशमेंट और हंगर जो है ये नेशनल लेवल पर इस कौन से जो 3 डायमेंशंस है जिसको लेकर के ध्यान में रख करके ये काम करती है। तो एक तो होता है कैलोरी अंडर नरिशमेंट, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा है चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, तीसरा है अंडर 5 मोर्टालिटी। ये इन 3 चीजों को लेकर के प्लीज इस चीज को ध्यान से नोट कर लीजिएगा, कौन कौन से है। कैलोरी अंडर नरिशमेंट, फिर आता है चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, फिर आता है अंडर 5 मोर्टालिटी। ये 3 है कि 5 से नीचे, 5 साल की उम्र से नीचे कितने बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनको नरिशमेंट ढंग से नहीं मिल रहा है, उनको वैक्सीन नहीं ढंग से मिल रही हैं, उनको खाना पीना पानी ढंग से नहीं मिल रहा है, तभी तो जाकर के वो इस तरीके से उनकी डेथ हो रही है। हाई नंबर ऑफ अंडर नरिशमेंट, इंडिया जो है वो इतने लोगों 224.3 मिलियन अंडर नरिश्ड लोग हैं। ये रिपोर्ट ये चीज दर्शा रही है जो कि बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। स्टेट डिस्पैरिटीज, there are disparities in food security and these are evident among the Indian states also. ग्लोबल अगर 100 इंडेक्स में देखें तो आप देख सकते हो कि टोटल 142 कंट्रीज में इंडिया ओवर द इयर्स किस तरीके से परफॉर्म करी है। 97, 100, 103, 102, 96, फिर 101, फिर 107, 22 में ये डेटा है। ठीक है, अब आता है स्टेट हंगर इंडेक्स। स्टेट हंगर इंडेक्स जो है वो कुछ इंडिकेटर्स यूज करता है, जैसे कि स्टंटिंग, वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टालिटी एंड बॉडी मास इंडेक्स। ये सारी चीजें, स्टंटिंग, वेस्टिंग, मोर्टालिटी, चाइल्ड मोर्टालिटी एंड बॉडी मास इंडेक्स, ये सारी चीजें जो है इसको मेजर करता है, उसके हिसाब से जो है वो बताएगा कि हंगर इंडेक्स जो है वो क्या है। देखो, काफी टाइम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि खाते तो खूब है लेकिन उनकी हाइट नहीं इंक्रीज हो रही थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते खाते तो खूब है, उनकी पेट बहुत ज्यादा जो है वो बाहर की तरफ निकली रहती है ना। तो वो नरिश्ड फूड नहीं ना, ये जो न्यूट्रिशियस फूड होता है वो नहीं खा रहे हैं, वो बस खा रहे हैं। तो खाना इट डजंट मीन कि सिर्फ दिन भर जो है दाल चावल सिर्फ वही खा रहे हो, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। यू आर सपोज टू हैव फ्रूट्स ऑल्सो, यू आर सपोज टू हैव प्रोटीन्स ऑल्सो। तो यहाँ पे ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, इसी वजह से यहाँ पे स्टंटिंग और वेस्टिंग जो है इसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टेट हंगर इंडेक्स है इसमें क्या है, स्टेट हंगर इंडेक्स में 100 से मतलब 0 से लेकर के 100 तक की यहाँ पर स्कोरिंग होती है, एंड जितना ज्यादा स्कोर होता है उतना ज्यादा वहां पे हंगर जो है वो इंडिकेट करता है। ठीक है, अगर 10 से कम है तो वहां पे लो हंगर है, अगर 10 से 20 के बीच में है तो वहां पे मॉडरेट सिचुएशन है, अगर 20 से 30 के बीच में है तो वो सीरियस सिचुएशन है, अगर 30 से 40 के बीच में है तो वहां वो अलार्मिंग सिचुएशन है, एंड 50 या फिर उससे ज्यादा, 50 और 50 प्लस अगर हो गया तो वो एक्सट्रीमली अलार्मिंग सिचुएशन है, एक्सट्रीमली अलार्मिंग सिचुएशन, राइट। तो ये चीज का जो है ये स्कोर से ये सभी चीजें बताते हैं। अब इन्होंने, अब यहाँ पर देखो इसी के हिसाब से ना, इसी के हिसाब से देखो बिहार, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ जो है स्टेट हंगर इंडेक्स में ये कहां पर लाइक कर रहे हैं, बिहार, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। इन्होंने 35 स्कोर किया, यानी 30 to 40 के बीच में है, अलार्मिंग कंडीशन हो गया यहाँ पे। ओके,
अब नेक्स्ट आता है सेवरल स्टेट्स। अब जो दूसरे स्टेट्स हैं विच इंक्लूड्स गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, इन सभी का जो एवरेज है, ये नहीं, इन्होंने जो इंडिया की एवरेज है 29, उससे ज्यादा इन्होंने स्कोर किया है 29। तो इन सभी का ज्यादा है, या तो अलार्मिंग होगी या फिर एक्सट्रीमली अलार्मिंग पोजीशन होगी यहाँ पे इनका सिचुएशन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है अफ्रीकन नेशंस हैं जैसे कि हेती, नाइजर, लिबेरिया एंड सिएरा लियोने, इन सभी से इनका जो हंगर इंडेक्स है वो ज्यादा है। इन्हीं स्टेट्स का, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। हम अफ्रीका के ऊपर पिटी फील करते हैं। जस्ट इमेजिन द कंडीशन ओवर हियर इन आवर कंट्री इटसेल्फ, हंगर इंडेक्स को लेकर के इमेजिन। अब मॉडरेट हंगर कहाँ कहाँ है? तो चंडीगढ़, सिक्किम, पुदुचेरी, केरला, इनको 16 से नीचे तक है, तो 10 to 20 के बीच में मॉडरेट वाला हंगर है, तो ये मॉडरेट हंगर है। फिर आता है मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड तमिलनाडु, यहाँ पर जो है ये सभी भी इसी कैटेगरी में आती है। ठीक है, सीरियस हंगर सिचुएशन कहाँ कहाँ है? तो ऑल टुगेदर द स्टेट्स हु एक्चुअली स्कोर्ड नेशनल एवरेज, बिलो नेशनल एवरेज बट अबव 20 फेस द इशू ऑफ सीरियस हंगर। जो भी उस कंट्री का नेशनल एवरेज है, ठीक है, लेकिन वहां पे जो है वो 20 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं हंगर इंडेक्स में, ठीक है, तो वहां पे वो सीरियस हंगर सिचुएशन है। ओके, अब यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो कि लो हंगर कैटेगरी के अंडर में है, तो यू कैन इमेजिन इंडिया का सिचुएशन कैसा है। जस्ट इमेजिन, तो कोई भी लो हंगर इंडेक्स मतलब कैटेगरी में आ ही नहीं रहा है, अलार्मिंग, एक्सट्रीमली अलार्मिंग, उसी टाइप के मॉडरेट एंड ऑल, बट नॉट इन लो कैटेगरी, नो वन। यहां पर अब ये चीज देख रहे हैं कि हो सकता है कि कोविड-19 का इम्पैक्ट है। अब ये जो स्टेट हंगर इंडेक्स है, इन्होंने कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है, मतलब कोविड-19 की वजह से, ये पैंडेमिक के बाद जो सिचुएशंस हुई, उस चीज को यहाँ पर उन्होंने एस्टिमेट नहीं किया, बिकॉज दैट वाज अनअवेलेबल, द डेटा वाज अनअवेलेबल। तो दैट वाज आल्सो सपोज टू बी डन, बट फिर भी हंगर इंडेक्स उस पोजिशन पे होना, इट्स अ बिग डील। अब डेटिरायोरेशन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपको मैंने पूरा डेटा बताया कि किस तरीके से जो है वो चीजें, इंडिया की स्कोर किस तरीके से ऊपर नीचे हो रही थी रैंकिंग। ठीक है, तो इंडिया की जो स्कोर है वो पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे कोविड-19 को यहाँ पे लिंक किया जा रहा है। ओके, सो दिस इज द रीजन हमको जो है कैलोरी का जो प्रपोर्शन है उसको यहाँ पर वी नीड टू वर्क ऑन दिस, एंड इस टाइप की जो डेटा आपको अगर दी जाती है तो दीज काइंड ऑफ डेटा आर इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको 224.3 मिलियन का बताया, तो दीज काइंड ऑफ डेटा आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ओके, क्योंकि फैक्ट्स के साथ मतलब जब आप अपना आंसर प्रेजेंट करते हो ना, तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता है। ओके, तो गवर्नमेंट डिस्प्यूट्स एंड लैक ऑफ एविडेंस इज देयर। ठीक है, अब यहाँ पर जो एनएसएस है, नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है, तो ये नेशनल सैंपल सर्वे जो है न्यूट्रिशनल इनटेक को लेकर के 2011-12 के बाद जो है उस चीज को कंडक्ट ही नहीं किया गया है। Why no such survey? So ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आती है। ओके, so please keep this in your mind. इंडिया के लिए की चैलेंजेस कौन कौन सी हैं? तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, चाइल्ड वेस्टिंग एंड लो इनकम अफ्रीकन कंट्रीज जो है ना, उससे भी कहीं ज्यादा खराब है इंडिया की सिचुएशन। इमेजिन सच अ बैड थिंग। नाउ इंडिया का जो पुअर जीएचआई परफॉर्मेंस है, ये क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ द अंडर नरिशमेंट एंड चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि हम लोग न्यूट्रिशियस फूड ही नहीं देते हैं, न्यूट्रिशियस फूड ही नहीं दे रहे हैं। दैट इज समथिंग विच इज एक्चुअली मैटर्स ओवर हियर। इट्स एज आई टोल्ड यू ना, सिर्फ खाना मैटर नहीं करता है, आप खा रहे हो तो कितना सही खा रहे हो।
वो यहाँ पर मैटर करता है। इट्स नॉट लाइक कि चिप्स खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, केक खा रहे हैं, ये सारी चीजें खा तो रहे हैं पर उसका आपकी बॉडी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है ना, न्यूट्रिशियस चीजें नहीं हो रही है, अंडर नरिश्ड रहोगे आप अगर इस तरीके काम करते हो तो। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डेटा रिवील्स दैट 1/3, it reveals that 1/3 of children under 5 साल के बच्चों में जितने बच्चे हैं उसकी 1/3 जो है वो अंडर वेट है एंड एक जो है वो वेस्टिंग से सफर करता है। ओके राइट, चलिए। नाउ डिस्पाइट प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, हम जो एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है इस चीज को रिड्यूस करने का बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी को लेकर के जो है बहुत वर्क कर रहे हैं, हंगर को लेकर के बहुत कर रहे हैं, चाइल्ड malnutrition को भी लेकर के, बट उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो कुछ खास हमको देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारी टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पोल्यूटेड रीजन, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो हाल फिलहाल में आपने देखा ही था कि जो दिल्ली है वहां पे 12 साल रह लिए, वहां पे 5 साल रह लिए तो 12 साल कम हो गए, ठीक है। तो पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। छोटे छोटे शहर जो है, बड़े बड़े शहर ही नहीं, छोटे छोटे जो सिटीज टाउन्स, नॉट सिटीज बट टाउन्स आर द वंस जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड हो रहे हैं। ओके, डेटा फ्रॉम AQLI 2021, इस डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो इट रिवील्स दैट फेलिंग टू मीट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो AQLI एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है वो WHO की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से बहुत ही खराब है ऑन रिड्यूसिंग PM 2.5 पोल्यूशन टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली मैटर्स अ लॉट एंड यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 2.3 years जो है वहां पे कम आ जाती है, कम हो जा रही है, because the fine particles we are inhaling it is actually impacting our body. Okay, ambient this particulate pollutions, तो दीज पर्टिकुलेट पॉल्यूशंस, ये जो PM पार्टिकुलेट मैटर्स जो है ये आपकी बॉडी को बहुत ही गलत तरीके से प्रभावित करती हैं, आपकी हेल्थ को, आपकी बॉडी को। सो दिस इज द रीजन व्हाई यहाँ पर ये एज का जो है बता रहा है, ठीक है। अब यहीं पे एक और पॉइंट है, तो क्रिटिकल सिचुएशन बता रहा है कि जो साउथ एशिया है दैट हैज एक्चुअली बिकम द एपिसेंटर ऑफ द हेल्थ क्राइसिस। हेल्थ क्राइसिस के हिसाब से देखें तो साउथ एशिया जो है वो बन गया है एपिसेंटर because of all these situations, the pollution and all. So we need to work on this, otherwise हर किसी की उम्र, जिसकी भी एज जो है 70-80 जीनी होगी तो वो तो कम हो जाएगी एकदम ही, राइट। राइजिंग पर्टिकुलर पोल्यूशन, अब साउथ एशिया में जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं इनका जो लेवल है वो एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है। तो इट हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड बाय 9.7% विच इज प्रोजेक्टेड टू डिक्रीज द रिलीजन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय एन एडिशनल 6 months ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पर जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी 6 महीने कम होती जा रही है हर मतलब हर बार जो है जैसे इंक्रीज हो रहा है, तो ये बोल रहा है कि 9.7% इंक्रीज हो गई है, तो इसका मतलब 6 months जो है आपकी एज कम हो गई। हाईली पोल्यूटेड कंट्रीज में कौन कौन सी आती है? बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान। और इन सभी को इकट्ठे कर लो आप, तो यहाँ पे जो है 22.9% ये बनाते हैं ग्लोबल पॉपुलेशन का। तो अब सोचो लगभग 23% हम ग्लोबल पॉपुलेशन के हैं और ये सभी के सभी जो हैं पोल्यूटेड, मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज में से आते हैं, तो इन सभी का जो हेल्थ है वो यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है। बांग्लादेश के इम्पैक्ट के बारे में क्या चीज है यहाँ पर? तो बांग्लादेश जो है वो 2021 में मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री के तौर पे सामने आई थी,
ठीक है। इसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 6.8 ईयर्स यानी कि लगभग 7 साल यहाँ पर कम हो गई। बांग्लादेश सबसे ज्यादा पोल्यूटेड 2021 में, एंड यहाँ पे लगभग 7 साल यानी कि मतलब 6.8 ईयर्स दिया है तो लगभग 7 साल हो ही गया, नियर अबाउट 7 ईयर्स। तो यहाँ पे जो है एज पोल्यूशन की वजह से कम हो गई, ठीक है। तो ये जो पोल्यूशन है वो WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से काफी ज्यादा हो गई। वहीं पे अगर यूएस से हम कंपेयर करें तो यहाँ पे 3.6 ही मंथ्स आपका पोल्यूशन की वजह से जो एज है वो एक्चुअली कम होता है, ओनली 3.6 मंथ्स एज कंपेयर टू इंडिया एंड बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, नेपाल। चाइना का अगर हम देखें तो पोल्यूशन में इन्होंने रिमार्केबली काफी ज्यादा जो है रिडक्शन किया है, एंड ये रिडक्शन कितना हुआ है 42.3%। जस्ट इमेजिन इतना जो है इन्होंने पोल्यूशन कम कर लिया है 2013 से 2021 को यहाँ पर कंपेयर करके इन्होंने इस चीज को बताए हैं, ठीक है। एक्सटेंडिंग इट्स पोल्यूशन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 2.2 ईयर्स। तो वह बाकी सारी जगहों पे साउथ में जितनी भी कंट्रीज का हमने मेंशन किया था तो वहां पे एज जो है आपकी कम हो रही है, चाइना में आपकी एज पोल्यूशन कम होने की वजह से 2.2 ईयर्स लगभग 2.5 साल जो है आपकी एज बढ़ गई। तो यू कैन स्पेंड अनदर 2.5 साल विद योर लव्ड वंस, राइट। सो दैट इज रियली वेरी गुड। ओके, अब यहाँ पर चाइना ने इस चीज का जो एक तरीके से कहा है कि भाई इस चीज की वजह से हमारा हम ये कर पाए हैं, सो इट हैज एक्चुअली एट्रीब्यूटेड टू इट्स पॉलिसी एफर्ट्स। पॉल्यूशन को लेकर के जो पॉलिसीज लेकर के आए हैं लोग, उसको बहुत स्ट्रिक्टली इन्होंने अपनाया। ऐसा नहीं है कि बस अप्लाई करके छोड़ दिया, दे अप्लाइड इट, राइट। इंडियाज सीवियर पॉल्यूशन चैलेंज, इंडिया की सीवियर पॉल्यूशन चैलेंज क्या है? बहुत ज्यादा है भैया, क्योंकि हम सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड है कंट्री। सबसे पहले बांग्लादेश आ गई, उसके बाद हम आ गए यहाँ पर 2021 के डेटा के हिसाब से, ठीक है। तो इस चीज की वजह से इट इज वेरी डेफिनेट दैट कि हम जो ह्यूमन हेल्थ है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही है, बहुत ज्यादा हर्ट हो रही है, इम्पैक्ट हो रही है पर्टिकुलर पोल्यूशन की वजह से। सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग, otherwise we are going to lose everyone धीरे धीरे, ऑब्वियस सी बात है ना। सो पोल्यूशन, आप लोगों ने मीम्स देखे हो ना, दिल्ली में आने के बाद जो है सांस लेना मुश्किल। यू कैन क्लियरली सी, जैसे भगीरथी और अलकनंदा जो आपस में आकर के मिलती हैं, तो यू कैन क्लियरली सी कि भगीरथी कौन है एंड अलकनंदा कौन है, कलर्स की वजह से वाटर के, राइट। आई मीन वाटर का कलर नहीं होता बट यू कैन आइडेंटिफाई दैट, राइट। तो जब आप दिल्ली के इधर एंटर करते हो ना, तो एक तरीके से यहाँ पे धुंध टाइप रहती हो, यहाँ पे क्लीन रहता है। तो दिल्ली एनसीआर एंटर कर गए, जैसे ही धुंध दिखता है तो इसका मतलब समझ जाओ कि दिल्ली एनसीआर जो है आप एंटर कर गए हो। This when I entered for the very first time in Delhi, this is what my husband showed me. देखो अब दिल्ली में एंटर करके, and I was shocked to see that exactly इतनी धुंध है, इतना मतलब धुंध in the sense you can see the pollution, गंदगी आप देख सकते हो, ऐसा है। तो concerns in दिल्ली जो है दुनिया की सबसे polluted cities में से आती है, एंड इट कुड सी 18 मिलियन पीपल, जो 18 मिलियन लोग हैं वो अपने 12 साल गंवा देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन ओवर हियर इन इंडिया, स्पेसिफिकली दिल्ली की यहाँ पर बात हो रही है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप देख सकते हो कितना ज्यादा जो है वो यहाँ पर कम हो गया। ऑल दीज डेटा वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, स्टेटस ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन को लेकर के तो यहाँ पर जो पॉइंट है कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, इसके आने की वजह से देयर वर अ लॉट मेनी पीपल हु एक्चुअली यूज्ड दिस पर्टिकुलर एक्ट इन ऑर्डर टू गैदर द इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेने के लिए उन्होंने जो है राइट आरटीआई एक्ट जो है उसका बहुत यूज किया, ठीक है, उसको यूज किया और उसको आगे बढ़ाने का जो है उन्होंने काम किया, ठीक है। एंड इसका यूज करके लोगों की भलाई के लिए उन्होंने बहुत सारे जो काम है वो एक्चुअली किए, राइट। अब यहाँ पे जो है
क्या कह रहा है? इट एक्चुअली अलाउड सिटीजन टू मेक रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस टू डेटा, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन इन द गवर्नमेंट्स पोजेशन। ठीक है, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में जो नई डेटा सिक्योरिटी की जो एक्ट आई है, उसकी वजह से अब यहाँ पर एक तरीके से अंकुश लग गया है। उसी चीज को जो है हम यहाँ पर अभी देखते हैं कि क्या स्टेटस हो गया है अब इस चीज को लेकर के। ठीक है, तो आरटीआई एक्ट जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है फॉर लॉट मेनी पीपल, कि उन्होंने बहुत सारे करप्शन और बहुत सारी चीजों को उजागर किए हैं ना, आरटीआई एक्टिविस्ट आप जिनको बोलते होंगे, है ना। तो आरटीआई एक्टिविस्ट लोगों ने बहुत सारी भलाई का काम किया इस आरटीआई को यूज करके। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर के अब अंकुश लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जो है, इस एक्ट ने किसी भी तरीके की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो देने से यहाँ पर मना कर दिया है। ओके, तो जिसकी वजह से डेफिनेटली आरटीआई पर जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। इट मेड अ सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट बाय प्रोहिबिटिंग द डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ सिटीजंस बाय द गवर्नमेंट एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ द ओवरराइडिंग पब्लिक इंटरेस्ट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है कोई बात तो वहां पर जो है वो पर्सनल डेटा दे सकते हैं, अदरवाइज दे वोंट बी गिविंग एनी काइंड ऑफ डेटा। ओके, अब यहां पर इन्होंने जो है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सपोज कि जो राशन है, जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं, ठीक है, तो मुझे ये जानना है कि जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए जो भी पर्टिकुलर लोकेलिटी है वहां से रिलेटेड मुझे लोगों का नेम का एक लिस्ट चाहिए होगा। ठीक है, नेम का मुझे क्या चाहिए होगा? लिस्ट चाहिए होगा। अब वो जो लिस्ट है, उस लिस्ट से आई कैन गो एंड चेक विद द पीपल दैट वेदर दे हैव रिसीव्ड एनी काइंड ऑफ राशन और नॉट। उनको राशन जो है वो मिला है कि नहीं मिला है वो मैं चेक कर सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जब मेरे को उनके पर्सनल डेटा, ये जो नाम, नंबर, फोन, ये सारी चीजें अगर मिले ही नहीं, देन हाउ कैन यू एक्चुअली से दैट कि यहाँ पर जो है मतलब करप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस चीज का फायदा जो है वो बहुत सारे लोग उठा सकते हैं इन ऑर्डर टू डू दिस थिंग। करप्शन होगा यहाँ पर, right? So this is what the people are actually pointing out over here. So concerns were raised by National Campaign for People's Right to Information. इन लोगों ने जो है कंसर्न रेज किया है कि इनकी इस डिसीजन की वजह से सोशल ऑडिट, ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया वो सोशल ऑडिट का है, सोशल ऑडिट एंड पोटेंशियल मिसयूज जो है इसको करने में, मतलब सोशल ऑडिट करने में डिफिकल्टी पैदा होगी, बिकॉज हमारे पास तो कोई डेटा ही नहीं रहेगा, और यहाँ पे ये जो पावरफुल ऑफिशियल्स हैं वो इस चीज का गलत फायदा उठा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, जो कि बहुत ही सही पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसने जो है यूनियन गवर्नमेंट को एक छत्र, यूनिलैटरल जो है एक पावर दे दिया है ओवर द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट्स एंड दी सैलरीज। तो जो भी जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट और उनकी सैलरी को लेकर के जो डिसीजन लेना है, क्या है, कैसे होना है, तो इस चीज को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यूनियन गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा पावर है। सो दे कैन, मतलब वो जो टॉय नहीं होता जिसमें चाबी लगाते हैं कि जितना चाबी लगाओगे उसी हिसाब से वो चलेगा, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर काम किया जा सकता है। अंडरमाइनिंग आरटीआई एक्ट, अब ये आरटीआई एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन था, इट वाज देयर इज डिपेंडेंट ऑन द सबऑर्डिनेट रूल्स जो कि यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से बनाती हैं। अब इन यहाँ पर जो है डिस्क्रिपेंसीज एग्जिस्ट इन द पेमेंट मेथड्स accepted by public authorities hindering the citizens access over here। जो पब्लिक अथॉरिटीज जो है वो पेमेंट सिस्टम का डिस्क्रिपेंसीज है यहाँ पर, तो इस चीज को भी लेकर के सिटीजन्स का जो एक्सेस है वो नहीं मिल पाता है। ओके, नाउ अपॉइंटमेंट में डिले होती है, किन के अपॉइंटमेंट में डिले होती है? इंफॉर्मेशन कमीशंस। तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो है, जो कमीशंस है यहाँ पर, जैसे कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, तो जब यहाँ पे अपॉइंटमेंट ही नहीं होगी तो जब आप आरटीआई फाइल करोगे तो इंफॉर्मेशन देगा कौन? तो वो लोग भी तो होने चाहिए ना। तो वो इंफॉर्मेशन देने के लिए जो है लोग ही एक्चुअली अवेलेबल
नहीं होते हैं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अनदर प्रॉब्लम विच एक्चुअली द पीपल ऑफ इंडिया आर फेसिंग ओवर हियर. ऑनलाइन आरटीआईज. अब यहाँ पर जो है ऑनलाइन फाइल कर सकते हो आप आरटीआई, एंड यहाँ पर इट हैज एक्चुअली रिड्यूस द बैरियर्स ऑफ सिटीजन्स टू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंज, बिकॉज आपने ऑनलाइन जो है फाइल कर दिया. आई गेस 10 रुपीज लगते हैं. कितने लगते हैं भाई? तो यहाँ पर जो है बैरियर नहीं आता है, कोई भी किसी तरीके से जो है बीच में आपका बैरियर नहीं बनेगा. नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं हो सकता फाइल, मैम वहां पे जाओ, उस टाइप से नहीं हो सकता. नॉट ऑल स्टेट्स हैव दी ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल्स. तो ये एक जो है डिफिकल्टी यहाँ पर है. ठीक है, कुछ गवर्नमेंट बॉडीज ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है इन पोर्टल्स पे. तो ये एक एक्सेस जो है वहां पे ये हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, हर्डल्स क्रिएट कर रहा है. ओके, यूनियन गवर्नमेंट के जो आरटीआई पोर्टल है जिसको 2013 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, हैज एक्सपीरियंस्ड यूजेबिलिटी इश्यूज एंड डेटा इनकंसिस्टेंसीज. तो डेटा इनकंसिस्टेंट है एंड ये यूजर फ्रेंडली नहीं है. ठीक है, सो दैट इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच इज एक्चुअली being pointed out over here. So यहाँ पे ये जो पूरी आरटीआई फाइल करने का ही जो प्रोसेस है उसको बहुत कम्बरसम बना करके रखा हुआ है, बहुत ही डिफिकल्ट बना के रखा हुआ है, बिकॉज ऑफ विच इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अ लॉट मेनी पीपल टू अप्लाई, एंड बहुत सारे लोग जो है वो गिव अप कर देते हैं. ग्रोइंग डिससैटिस्फैक्शन. तो डिससैटिस्फैक्शन इज इंक्रीजिंग एट द बेसिक लेवल पे डिससैटिस्फैक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड इसकी वजह से बहुत सारी जो अपील्स हैं वो फाइल हो रही हैं. पीपल आर इंक्रीजिंगली डिससैटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड. अब जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो भी ढंग से नहीं मिल रही है, तो वहां पे भी लोग जो है डिससैटिस्फाइड है. पब्लिक ऑफिशियल्स जिनको की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है, आपको हर तरीके की इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन आप इंटरनल सिक्योरिटी या फिर कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हो जिससे कि हमारी कंट्री का जो स्टेटस इन द सेंस की जो एक सौहार्द हार्मनी सारी पीस मेंटेन है वो गड़बड़ हो सकती है, तो उस टाइप का इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा. ओके, तो यहाँ पे these are the points which are actually and अभी प्रीवियसली हमने जो भी चीजें डिस्कस करी वो आरटीआई एक्ट जो है उसको इम्पैक्ट कर रही है. जिस पर्पस से इसको लेकर के आया गया था वो पर्पस यहाँ पे रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है. ओके, अब इसी के ऊपर जो है एक मेंस का क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से 2017 का है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो. The Right to Information Act is not all about citizens' empowerment alone. It essentially redefines the concept of accountability as well. Do right answer. ओके, इसमें से भी कुछ पॉइंट्स जो है आप इसमें लिख सकते हो. नेक्स्ट ये आपका प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन हो गया. इसमें क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इन इंडिया. क्या है इसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? टू प्रमोट द गवर्नमेंट सीक्रेसी, या फिर टू फैसिलिटेट सिटीजन्स एक्सेस टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, या फिर टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव गवर्नमेंट डेटा, ठीक है, या फिर टू रेगुलेट ऑनलाइन इंफॉर्मेशन शेयरिंग. तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन शेयरिंग तो है ही नहीं, प्रोटेक्ट सेंसिटिव गवर्नमेंट डेटा भी नहीं है, प्रमोट गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी नहीं है. यहाँ पे यू आर सपोज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन्स. ठीक है, सो द आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन बी. ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे जो है रिलेटेड टू वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड. ठीक है, व्हाट इज द डिबेट अराउंड वन नेशन वन इलेक्शन. तो अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा ही है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो है काफी सारी बातें हो रही हैं कि भाई हम एक कंट्री हैं, तो एक ही इलेक्शन होना चाहिए, वाई मल्टीपल इलेक्शंस. तो ये क्वेश्चन एक्चुअली देखो, जब भी इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, सो वी एक्चुअली स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस. हम बहुत सारा पैसा जो है इसके ऊपर स्पेंड करते हैं, इलेक्शंस पे बहुत पैसे लगते हैं. ठीक है, उसको अरेंज करना है और बहुत सारी चीजें होती है, चाहे स्टेट लेवल के इलेक्शंस हो चाहे नेशनल लेवल पे इलेक्शंस हो. ठीक है, लोकसभा इलेक्शंस हो. तब ये जो इलेक्शंस है ना, काफी टाइम जब ये लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो उसी टाइम कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं,
ठीक है, ऐसे स्टेट्स भी हैं कि लोकसभा के इलेक्शन के साथ साथ साइमल्टेनियसली उन स्टेट्स का भी इलेक्शन होता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दीज काइंड ऑफ थिंग्स ना। फाइनेंशियली भी दिक्कत होती है, और फिर ये लगता है कि यार इतने मल्टीपल इलेक्शंस क्यों हो रहे हैं, एक बार इलेक्शन हो सब जगह उसी हिसाब से चीजें हो जाए, व्हाई मल्टीपल थिंग। ओके, खैर इन्हीं सारी चीजों को जो है हम यहाँ पर देखेंगे, व्हाट आर द कंसर्न्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में एक जो मतलब एक पैनल बैठा दिया गया है, एंड जिसमें कि हमारे प्रेसिडेंट भी हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, तो वो भी हैं, एंड दे विल बी डिस्कसिंग एक्सप्लोरिंग द फिजिबिलिटी कि किस तरीके से भाई क्या चीजें जो है वो हो सकती हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आता है व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन प्लान। तो यहाँ पर ये बेसिकली सिंक्रोनाइज करने की बात कर रहे हैं जो टाइमिंग ऑफ लोकसभा इलेक्शन है एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस है, जिस तरीके से हमारे थ्रू आउट इंडिया में ये होती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस अगर ये चीज हो जाती है तो जिस फ्रीक्वेंसी से हमारे जो पोल्स होते हैं वो कम हो जाएंगे, तो मतलब खर्चा पानी थोड़ा कम हो जाएगा, बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पे कम हो जाएंगी। अब इट बिगैन विद द साइमल्टेनियस इलेक्शंस। साइमल्टेनियस मतलब इलेक्शंस जो है वो कब स्टार्ट हुए थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया उसी के बाद इलेक्शन हेल्ड हुए, उससे पहले नहीं थे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब आया तो उसके बाद इलेक्शन हमारा पहली बार 1951-52 में आया, बट इट वाज डिसरप्टेड विद द सब्सिक्वेंट इयर्स ड्यू टू वेरियस रीजंस। एक साथ इलेक्शन होने थे लेकिन बहुत सारी चीजें होती गई जिसकी वजह से ये डिसरप्ट होता गया। जैसे कि कुछ स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा, इनके जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं, स्टेट असेंबली इलेक्शंस, ये लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उनके साथ होती हैं इनके इलेक्शंस, साइड बाय साइड दोनों इलेक्शंस होते रहते हैं, तो ये तो दिस बिकम्स रियली लिटिल बिट कम्बरसम ओवर हियर। ठीक है, अगस्त 2018 में जो लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो बनाई थी, एंड इन्होंने इस चीज किस चीज के ऊपर बनाए थे, साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लेकर के, दैट स्टेटिंग दैट इट वुड रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अमेंडमेंट्स ओवर हियर, कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस अगर कराने हैं तो उस चीज के लिए हमको अमेंडमेंट्स करने होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में भी और लीगली भी, वी आर सपोज टू डू सम काइंड ऑफ चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने रेकमेंड किया दैट दे रेकमेंडेड द रैटिफिकेशन बाय एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट्स। अगर 50% स्टेट्स भी जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन को अगर साइन कर देती हैं, रैटिफाई कर देती हैं, जैसे कि जीएसटी के केस में, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये मतलब वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो अप्लाई हो जाएगा। देन वी कैन डू दैट, देन वी कैन डू द नेसेसरी चेंजेस एंड वी कैन अप्लाई दैट। ओके, एडवांटेजेस क्या है, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, मनी विच मैटर्स अ लॉट, पैसा नहीं रहेगा तो फिर आप किस तरीके से चीजें जो है आगे करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना, बहुत सारी चीजें करना, कैसे करेगी गवर्नमेंट, राइट। सो मनी, पब्लिक मनी जो है वो सेव हो पाएगी। जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन रहता है यहाँ पर, वो जो स्ट्रेन है, दैट विल ऑल्सो रिड्यूस। इसके बाद आता है टाइमली पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है वो कम होगा। फोकस ऑन डेवलपमेंट रादर देन ऑन द इलेक्शनियरिंग, जो डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देने के बजाय ये जो इलेक्शन कैंपेन में ही पूरे टाइम लगे रहते हैं, तो वहां से जो है एक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आएगा। ओके, इसी टाइप का जो कुछ रिकमेंडेशन है इन्होंने लॉ कमीशन ने 1999 में भी दिए थे, फिर दोबारा जो है 2018 में भी इस चीज को दिया गया था। तो दीज आर द काइंड ऑफ बेनिफिट्स। ओके, कंसर्न्स यहाँ पर क्या बताए जा रहे हैं, तो कंसर्न है फिजिबिलिटी का, क्योंकि बहुत डाइवर्स है, बहुत बड़ा है अपना देश, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये फिजिबल ही कैसे होगा। ठीक है, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ओनली दैट द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज इज 5 years। तो लोकसभा की टेन्योर और जो स्टेट असेंबली की टेन्योर्स है वो कितने साल है, वो 5 साल है। तो हम जो है अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराते भी हैं तो व्हाट इफ अगर कहीं पे प्रेसिडेंट्स रूल लग जाता है ना,
जो वहां की जो सरकार है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, तब क्या करोगे? तब वहां पे साइमल्टेनियसली कैसे होंगी इस टाइप की चीजें? ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि मिड टेन्योर में आप गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाए, तब वहां पे आप क्या करोगे? सो हियर द क्वेश्चन इज बीइंग रेज्ड। नेक्स्ट आता है कि इट इज एक्चुअली कॉन्फ्लिक्टिंग विद द फेडरल नेचर ऑफ इंडियन गवर्नेंस। हमको ये चीज यहाँ पे भी देखना चाहिए, वी विच इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड इट कॉन्ट्राडिक्ट्स विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, बट एक पॉइंट यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि वी आर नॉट कंप्लीटली फेडरल, वी आर कासी फेडरल। ठीक है, हम जो है कंप्लीटली फेडरल नहीं है, कासी फेडरल है। सो हियर द मोस्ट ऑफ द पावर्स, जो सबसे ज्यादा पावर्स है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो कासी फेडरल है दो, लेकिन फिर भी हियर इट इज द कंसर्न विच इज एक्चुअली बीइंग पॉइंटेड आउट। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस जो है, जब फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं तो वोटर्स के बारे में पता चलता है कि वो कितना सेटिस्फाइड है, कितना डिससेटिस्फाइड है विद द गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पे ये एक पॉइंट बता रहे हैं। ओके, जिसकी वजह से जो है अकाउंटेबिलिटी प्रमोट होती है। ओके, नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर्गुमेंट अबाउट द सब्सटैंशियल कॉस्ट ऑफ फ्रीक्वेंट इलेक्शंस। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस की वजह से जो कॉस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज को पॉइंट आउट कर रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बात कह रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन के एक्सपेंसेस है वो रिलेटिवली मॉडेस्ट है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये फॉर वाले हैं, और ये अगेंस्ट वाले आर्ग्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। बहुत सारी चीजें थी, बहुत अच्छे एडिटोरियल थे, आई रियली एंजॉय टीचिंग यू पीपल। इसी वजह से थोड़ा सा जो लेंथ है लेक्चर का थोड़ा बड़ा हो गया। आई होप यू एंजॉयड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।